नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। बिंदास बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे अक्टूबर में होने वाले हरियाणा के चुनाव की। 10 लोकसभा की सीटें, 90 विधानसभा की सीटें। लेकिन दोस्तों, इस बार मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी आपने कभी अपेक्षा नहीं की होगी। जो पैनिक इस समय बीजेपी में दिखाई दे रहा है, पूरे भारत के अंदर मैं आपको बताऊं, पैनिक किस लिए? एक हार 100 कमियों को उजागर कर देती है। एक हार 100 विद्रोह पैदा करती है। एक हार आपकी और कई हार जो होने वाली है उसका रास्ता प्रशस्त कर देती है। लिख कर रख लीजिएगा। चुनाव तो महाराष्ट्र में भी होंगे, चुनाव कश्मीर में भी होंगे और दिसंबर में चुनाव झारखंड में भी होंगे। लेकिन हरियाणा है साहब दिल्ली बॉर्डर पर। और आप यकीन मानिए, एक हिंदुस्तान के अंदर एक पर्टिकुलर रीजन है जिसमें पंजाब है, कश्मीर है, हिमाचल है, हरियाणा है, दिल्ली है। आपके मन मस्तिष्क में कब आया कि ये पूरा का पूरा रीजन अक्टूबर के बाद आप पाएंगे कि सारा का सारा विपक्ष के पास चला गया है, इंडिया गठबंधन के पास। एकमात्र जो मिसिंग लिंक है यहां पर वो हरियाणा है और दूसरा मिसिंग लिंक है जम्मू कश्मीर। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर भारत के ये 5 राज्य जो दिल्ली से बिल्कुल क्लोजली जुड़े हुए हैं, एक जम्मू कश्मीर थोड़ा दूर है, हरियाणा साथ सटा हुआ है, पंजाब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, हिमाचल भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी, हरियाणा के अंदर बड़ा बदलाव होने जा रहा है, पंजाब में आम आदमी पार्टी, हिमाचल में कांग्रेस पार्टी और हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही कश्मीर में सितंबर में। इतना बड़ा चंक उत्तर भारत के राज्यों का एक साथ विपक्ष के पास चला जाना भारतीय जनता पार्टी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी से बर्दाश्त नहीं होने जा रहा है और उसका सबसे बड़ा मिसिंग लिंक हरियाणा है। वो हरियाणा जहां पर शंभू बॉर्डर पे किसानों को रोका गया, वो हरियाणा जहां पर किसानों के ऊपर अत्याचार किए गए, वो हरियाणा जिसने अपनी बेटियों के ऊपर अत्याचार देखा, खासतौर से पहलवान बेटियों के ऊपर, वो हरियाणा जहां पर देखा जाए तो पहले खट्टर सरकार और बाद में नायब सिंह सैनी की सरकार ने इतने अवरोध खड़े किए कि 750 किसानों को शहीद हो जाना पड़ा। वो हरियाणा जहां पर करीब करीब 27 से 28% जाट किसान है जिनके ऊपर उत्पीड़न और प्रताड़ना के एक तरह से कहा जाए तो सारे किस्से मशहूर हुए। वो हरियाणा जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक स्कीम लाकर उनको जाट वर्सेस नॉन जाट के अंदर कन्वर्ट कर दिया और फिर नॉन जाट ने अधिकतर, जो कि पंजाबी भी काफी थे और दिल्ली से सटे इलाके खासतौर से गुड़गांव और फरीदाबाद, उन्होंने भर भर के बीजेपी को वोट दिए। लेकिन कहते हैं कभी तो परिस्थिति पलटती है। वही हरियाणा जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा में 10 सीटें थी, 2014 में भी और 2019 में भी, लेकिन 2024 तक आते आते ऐसा रंग बदला कि वहां पर कांग्रेस 10 में से 5 सीटें खिसका कर ले गई और भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों के साथ तरसती रह गई। एक और शख्स है इस पूरी पिक्चर के अंदर, उसका नाम लेना भी जरूरी है। उसका नाम है दुष्यंत चौटाला, जेजेपी पार्टी। आप यकीन मानेंगे, चौटाला क्लैन से निकला हुआ ये आदमी सत्ता लोलुपता की एक नई सीमा तक पहुंचता है। और पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर क्या होता है कि बीजेपी नारा लगाती है, 90 सीटें थी विधानसभा में, कि इस अब की बार 70 पार, लेकिन बीजेपी 40 पार नहीं कर पाई। हरियाणा के लोगों ने वोट ऐसा दिया कि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और जेजेपी को, दुष्यंत चौटाला को 10 सीटें मिली। जाट किसानों ने भर भर कर वोट दिया था, लेकिन जाटों ने इसलिए वोट नहीं दिया था दुष्यंत चौटाला को कि वो गद्दारी करके बीजेपी के साथ मिल जाए, लेकिन अल्टीमेटली वो उसके साथ मिले, उप मुख्यमंत्री का पद सब लिया, पैसे वैसे अच्छे खासे कमाए। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक रणनीति के अनुसार जेजेपी के दुष्यंत चौटाला को पार्टी से बाहर कर दिया। अब पार्टी से बाहर कर दिया तो सवाल ये पैदा होता है कि ये करेगा क्या?
खैर, ये लोकसभा के चुनाव आते हैं और ये पार्टी फिर से चुनाव में जाती है, तब तक पहलवान बेटियां और किसानों के ऊपर अत्याचार का मुद्दा बढ़ चुका होता है। और जब चुनाव होते हैं तो पता लग रहा है 10 विधानसभा सीटों में, जिसमें 10 में जेजेपी लड़ती है, सभी के अंदर उसकी जमानत जब्त हो जाती है और उसको टोटल वोट मिलते हैं 0.87%। पहली बार जेजेपी और दुष्यंत चौटाला को इस बात का एहसास हुआ कि इन 5 सालों में जहां मैंने अपनी पराकाष्ठा देखी राजनीति की, वही मेरा राजनीतिक जीवन का अंत हो गया। लेकिन ये अंत बड़ा दर्दनाक भी था, क्योंकि यहां पर हरियाणा के किसानों ने, जाटों ने दरअसल उसे गद्दार करार दिया। देखिए, हमारे उत्तर भारत में अब एक परंपरा है कि अगर कोई गद्दार है, मराठा जहां मैं महाराष्ट्र जहां मैं रहता हूं, वहां भी गद्दारों को जनता ने सबक सिखाया है। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को, एक नाथ शिंदे की सेना को, अजीत पवार को, सबको सबक सिखाया कि तुम्हारी हैसियत क्या, तुम्हारी औकात क्या है। तुमने गद्दारी की थी उद्धव ठाकरे के साथ और शरद पवार के साथ में। तो गद्दारों को सबक सिखाया भारत की जनता ने। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जब 6 व्यक्ति, जो खासतौर से कांग्रेस के छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करते हैं सरकार गिरवाने के लिए, उन 6 को वापस बीजेपी जब टिकट देती है तो उसमें से 4 दरअसल चुनाव हार जाते हैं कांग्रेस के हाथों में। तो वहां भी गद्दारों को सबक दिया जाता है। 3 निर्दलीय जो कि सरकार के साथ में थे, बाद में बीजेपी के कहने पर सरकार के साथ हिमाचल में चले जाते हैं और उन तीनों को बीजेपी का टिकट दिया जाता है। 3 में से 2 हार जाते हैं, 2 में कांग्रेस जीत जाती है। यहां भी 3 में से 2 को हिमाचल की जनता ने गद्दार करार देते हुए उनको हरा दिया। बद्रीनाथ की उत्तर प्रदेश की उत्तराखंड की सीट, उत्तर प्रदेश नहीं उत्तराखंड की सीट में, जहां पर कांग्रेस के एमएलए ने पार्टी छोड़ी, बीजेपी में शामिल हो गए और उसके बाद वहां पर फिर चुनाव होता है। अब उनको बीजेपी का टिकट दिया जाता है, वो चुनाव हार जाते हैं, कांग्रेस जीत जाती है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, भगवान बद्री ने उस बीजेपी के कैंडिडेट को जिसने गद्दारी की थी उसको हराया। अब बारी है हरियाणा के अंदर गद्दारों को सबक सिखाने की। तो हरियाणा का गद्दार एक ही है, जिसका नाम है दुष्यंत चौटाला और जेजेपी। और किसानों के लिए, जाटों के लिए, कि ये आदमी जब किसानों के ऊपर जुल्म हो रहे थे तो ये आदमी देख रहा था, इसने कुछ नहीं किया। जब पहलवान बेटियों पे जुल्म हो रहे थे तो ये सत्ता का, मलाई का मजा ले रहा था। और उसके बाद जब हरियाणा की जनता ने फैसला कर लिया कि धोबी का घर का ना घाट का, इसको वो सबक सिखाना है, सबक सिखाया। ये कहीं का नहीं रहा। अगर हम हरियाणा के वोट बैंक को देखें और सीटों के बंटवारे को देखें तो हम यहां पर पाएंगे बहुत क्लियरली, इस मैप में आप देखेंगे, लोकसभा 2024 का मैप है, कि 10 सीटें थी, बीजेपी को 5 सीटें मिलती है, कांग्रेस को 5 मिलती हैं। कांग्रेस के सेंट्रल हरियाणा के अंदर आप पाएंगे 4 सीटें हैं और एक नॉर्दर्न हरियाणा के अंदर 1 सीट है। जबकि बीजेपी का जो नीचे की सीटें सारी की सारी हैं, ये दिल्ली के साथ सटी हुई सारी सीटें हैं, जिसमें फरीदाबाद भी है और गुड़गांव के अंदर भी आता है। अब वोट बैंक कितना था? वोट बैंक अगर आम आदमी पार्टी, इंडिया नेशनल कांग्रेस के साथ में थी, तो कांग्रेस का 43.67% और आम आदमी पार्टी 3.94%, टोटल 47.61%, और बीजेपी 46.11%। अब आप यहां पर देखिएगा, एक खास चीज है कि आप पाएंगे कि 0.7% का फर्क है बीजेपी के अंदर और इंडिया अलायंस के अंदर। सीटें 5-5 ही रहती हैं। लेकिन एक तस्वीर जो निकल कर आती है, वो तस्वीर निकल के आती है विधानसभा की सीटों की। यहां पर आप पाएंगे कि 90 विधानसभा की सीटें थी, जिसमें लीड्स कितनी है, इसमें आप पाएंगे आम आदमी पार्टी 4 पर और कांग्रेस 42 पर, यानी कि 40 सीटों के ऊपर 90 सीटों में इंडिया अलायंस आगे था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी 44 पर आगे थी। जननायक पार्टी जेजेपी दुष्यंत चौटाला 10 सीटों पर चढ़ी, एक भी सीट पर उसको लीड नहीं मिली, सभी सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई। और इंडियन नेशनल लोक दल को 1 सीट पर लीड मिलती है। ये वो पार्टी है जिसने अब विधानसभा के चुनाव के लिए बीएसपी की मायावती के साथ समझौता कर लिया है। अब विधानसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है? देखिए, विधानसभा का चुनाव मोदी के चेहरे पर नहीं होगा। विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है दरअसल हरियाणा के अंदर जो मुद्दे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने सत्यानाश किया है, उन मुद्दों पर। और यहां पर हो क्या रहा है कि एक नया क्या कहते हैं कि नारा भी आ गया, देखा जाए तो हरियाणा के अंदर, कि लोकसभा चुनाव में किया हाफ, विधानसभा में करेंगे साफ। तो अब करनाल से उन्होंने अपनी पदयात्रा स्टार्ट की, अपनी रैली की और वो मुद्दे सारे गिनाए, चार्जशीट पेश की कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों, हरियाणा सबसे असुरक्षित राज्य क्यों, हरियाणा में नशा व ड्रग्स का काला साम्राज्य क्यों, देश में सर्वाधिक महंगाई हरियाणा में क्यों, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हरियाणा में क्यों, और भाजपा के 10 सालों में हजारों करोड़ के 50 से बड़े घोटाले क्यों, और भाजपा काल किसानों का काल क्यों बना। यानी कि किसानों का जो मुद्दा था, पहलवान
बहनों का जो मुद्दा था, बेटियों का मुद्दा था, बड़ा मुद्दा बनता है। दलितों और पिछड़ों की जो उपेक्षा की और अल्पसंख्यकों की जो उपेक्षा की, वो सबके सामने है। अग्निपथ की नौकरियां जो खत्म की, हरियाणा से बहुत बड़ा वर्ग है जो अग्निपथ में जाता है, और आप सोचिए हर वर्ग पर उन्होंने लाठियां बरसाई, गोलियां बरसाई। खट्टर खुद तो जीत कर आ गए, लेकिन भाजपा ने शिक्षा तंत्र को बर्बाद कर दिया, स्वास्थ्य तंत्र को बर्बाद कर दिया, और एकदम से विकसित जो राज्य था उसको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बार जो हालात निकल कर आ रहे हैं विधानसभा के, इस समय आज की डेट में चुनाव हो जाए तो अब की बार 70 पार कांग्रेस की होगी, बिना आम आदमी पार्टी के। अगर समझौता नहीं भी होता है तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं 90 में से 60 से 70 सीटें कांग्रेस इस टाइम इजीली जीतने के बिल्कुल कगार पर है, क्योंकि यहां पर मोदी का चेहरा भी नहीं होगा और मोदी के नाम पर वोट मिलने वाले नहीं है। किसान सारे के सारे जो जाट समुदाय है और बाकी बहुत बड़ा समुदाय है जो खार खाए बैठा है इस समय, वो इस टाइम विद वेंजियस वोट देने जा रहा है। और बीजेपी हो सकता है कि इसमें हो सकता है 90 में से 15 से 20 सीटों पर सिमट कर रह जाए, और हो सकता है जेजेपी शायद एक भी सीट ना जीत पाए। पिछली बार 10 जीती थी और सभी सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो जाए, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो वोट जेजेपी के खिलाफ पड़ रहा है वो इसलिए है कि गद्दारों को आने नहीं देना है। और दुष्यंत चौटाला और जेजेपी पार्टी इस समय, जैसे कि हिमाचल और उत्तराखंड के अंदर कहा गया था, महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि गद्दारों को वोट नहीं देना है, गद्दारों को सबक सिखाना है। जेजेपी को सबक लोकसभा में सिखाया, अब विधानसभा में सिखाने जा रही है वहां की जनता। और मैं समझ के चलता हूं कि वहां पे अगर इंडिया गठबंधन इकट्ठा लड़ता है तो ये 50% से ज्यादा वोट लेकर जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी हो सकता है यहाँ पे 35% वोट बैंक के साथ सिमटती जाए। हरियाणा में कांग्रेस, लिख के रख लीजिए, बीजेपी को मिट्टी में मिलाने जा रही है, मिट्टी में, और ये उठ नहीं पाएगी उसके बाद कभी भी। बहुत बहुत शुक्रिया।